के सदस्य नहीं बने हैं। बावरा, कैसे हैं आप बावरा जी? कुल्लू लाल जी स्वागत आपका। रंजीत गोदारा जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत सूरतगढ़ से आपका। रणवीर भाई कैसे हैं आप? गोविंद जी स्वागत आपका। हंसराज जी स्वागत आपका, कैसे हैं? सुरेश सैनी जी स्वागत आपका, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं और अपने लक्ष्य की ओर बहुत बेहतर तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वैश्विक शांति के लिए। और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देखिए, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाए, परिवार के सदस्य बन जाएं, ताकि जितने भी हमारे आने वाले सेशन हैं उन सबका भी आप सबसे पहले जो है वो अध्ययन कर सके और सारे सेशन का आपको नोटिफिकेशन भी मिले, सभी सेशन का आपको नोटिफिकेशन भी मिले। इसके लिए आपको क्या करना है, इस बेल आइकन को जब आप प्रेस करें, दबाएं इसको, तो इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। दयाली कुमारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं कि मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है। जैसे कि लास्ट 2 सेशन में आपको मेरी आवाज जो है वो सही नहीं आ रही थी, आप काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। मैंने भी उनको बाद में जो है वो सेशन को देखा तो मैंने देखा कि हाँ बिल्कुल आवाज जो है बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। लेकिन अभी एक बार कमेंट करके बताएं कि अभी क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर तरीके से आ रही है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से आ रही है तो एक बार यस लिख के बताएं ताकि हम इस सेशन की शुरुआत कर सकें। अगर आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है तो एक बार कमेंट करके यस लिख के बताएं ताकि हम सेशन की शुरुआत कर सकें। सोना जी कैसे हैं आप? टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप बिल्कुल टेलीग्राम पे जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है और उसके बाद लिंक पे क्लिक करना है और आप टेलीग्राम पे जो हो ज्वाइन हो जाओगे। बहुत सारे बच्चों ने यस लिखा है। थोड़ी समस्या है, क्या समस्या है बताओ? अभी भी अटक रही है, क्या बात कर रहे हो? अभी मैंने कुछ समय पहले ही अभी मैंने कुछ आज मैंने सेशन तो 8:30 बजे शुरू हुआ है, लेकिन मैंने पहले ही शुरू किया था। मैंने लगभग 20 मिनट तक डेमो देखा है वो इसका, बार बार रिकॉर्ड करके कि यार आवाज तो नहीं अटक रही है क्या। तब आवाज तो बिल्कुल नहीं अटक रही थी, अब कैसे अटक रही है? बाकी बच्चे भी कमेंट करके बताएं क्या वास्तव में आवाज अटक ही रही है अभी भी। एक बार मैं फिर से चेक करता हूं। वैसे भी लास्ट सेशन में भी हम थोड़े से जो है रुके थे आवाज चेक करने के लिए। 1 मिनट रुको, मैं एक बार फिर से देख लेता हूं। ये तो बात तो आपकी सत्य है कि आवाज अटक रही है, लेकिन क्यों अटक रही है? जब मैं डेमो में चेक करता हूं तो बिल्कुल आवाज सही आती है। डेमो में तो बिल्कुल आवाज सही आती है। ये तो एक बड़ी समस्या जो है वो क्रिएट हो रही है कि डेमो में आवाज सही आती है और जब हम सेशन में आते हैं तो आवाज जो है क्या हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी अटक रही है तो इसका और ज्यादा, हालांकि डेमो में तो प्रॉपर सही आ रही थी, लेकिन फिर भी इस पे और काम करेंगे। लेकिन हम सेशन नहीं रोकेंगे, घूमना तो पड़ेगा ही, घूमना तो पड़ेगा। घूमेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा ना। और मैं भी घूम घूम के चेक कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी समस्या है तो बार बार हम इसको और इसको हम सही करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। इससे पहले विद्वान साथियों हमने जो है वो 9 चैप्टर जो है पूरे कर लिए हैं। कितने चैप्टर पूरे कर लिए हैं? 9 चैप्टर अपने डन हो गए। 10वां चैप्टर है राजस्थान संस्कृति एवं कला। 10वां चैप्टर है
राजस्थान की संस्कृति एवं कला की चर्चा करने वाले हैं और यहां से भी बहुत प्यारे क्वेश्चन आज आपके बनने वाले हैं। कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो इतना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन ये जो चैप्टर है वो हमारा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम वास्तविक राजस्थान जीके देखेंगे। हालांकि इसमें इतना ज्यादा विस्तृत नहीं है, मैंने जैसा बुक में लिखा है वैसा का वैसा यहां आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ठीक है, अब ठीक आ रही है आवाज। दसवां जो चैप्टर है आपका विद्वान साथियों, दसवां जो चैप्टर है वो लोक संस्कृति एवं कला से संबंधित चैप्टर है। देखिएगा क्या कहता है ये चैप्टर। इसमें मैंने आपके लिए वो सारा डाटा रखा है जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो इसको लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा, वरना इसको आप बाद में आफ्टर 10 सेकंड में 10 मिनट आपको पीडीएफ तो वैसे ही मिल जाएगी, तो पीडीएफ से देखकर आप इसको जो है जो मोस्ट डाटा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उसको जरूर आप नोट करिएगा। नगेंद्र सिंह जी कैसे हैं, राम साहन जी कैसे हैं, शांतिलाल जी कैसे हैं आप, शहनाज जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप, मूलचंद जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप, जया सैनी जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप, और अंजू यादव जी स्वागत आपका। एक बार सारे बच्चे जो है वो इसको शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चों तक ये सेशन जो हो पहुंच जाए। देखिएगा, राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि पूछा जाए, लेकिन देखो ये कभी भी नहीं कह सकते हम कभी भी नहीं कह सकते कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक जो है वो आदिवासी रहते हैं, आदिवासी सर्वाधिक किस भाग में रहते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के दक्षिण भाग में जो है वो बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, जिनमें भील, मीना, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख रूप से यहां पर निवास करते हैं। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में हम जानते हैं, एक तो पूर्वी राजस्थानी भाषा और एक पश्चिमी राजस्थानी भाषा। डिंगल और पिंगल है ना, लेकिन यहां पर बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। सरोज कह रहे हैं, सूरज कह रहे हैं आज आपकी पहली क्लास ले रहा हूं, आप बाकी क्लास भी लेके देखिए, आपको मजा आएगा निश्चित तौर पर। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। और अगर आपको ऐसा फील आता है कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो फिर आप निरंतर भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान की दो प्रमुख रूपों में राजस्थानी भाषा है, एक तो पूर्वी राजस्थानी है और एक पश्चिमी राजस्थानी है। बात करते हैं अगर पूर्वी राजस्थानी की, तो पूर्वी राजस्थानी जो भाषा है इसको 4 और कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी पूर्वी राजस्थान की 4 मुख्य जो भाषाएं हैं जो यहां पर बोली जाती है वो कौन कौन सी है। तो देखिएगा, ढूंढाड़ी है। ढूंढाड़ी आपको सबको पता है कि जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हाड़ौती आती है, इसके बाद मेवाती आती है, और एक आती है अलवर क्षेत्र में अहिरवाटी।
तो पूर्वी राजस्थानी के अंदर 4 मुख्य भाषाएं हैं। कौन कौन सी हो गई आपकी? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। ठीक है। इसी प्रकार पश्चिमी जो राजस्थानी भाषा है उसके अंदर भी 4 प्रतिनिधि भाषाएं हैं, 4 प्रतिनिधि बोलियां हैं। ठीक है, बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र की बोली अलग है हमारे राजस्थान में। तो जैसे कि मारवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, वागड़ी बोली और शेखावाटी बोली, ये 4 पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोलियां हैं और 4 पूर्व राजस्थान की जो है प्रधान बोलियां हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहां भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में दाल ढोकला खाते हैं, तो कहीं पर दाल बाटी खाते हैं, है ना। कहीं बाजरे की खीच खाई जाती है, तो कहीं पर मक्के की रोटी सरसों का साग खाया जाता है, और कहीं पर केर और सांगरी खाई जाती है। केर और सांगरी, केरिए होते ना, छोटे छोटे बेर जैसे होते हैं, और सांगरी लगती है अपनी खेजड़ी के। और अब दिखी सब्जी चल रही है, वह चल रही है खींफोड़ी। आपके अगर खेत है तो खेत के अंदर ऐसे खींप लगी होगी, ऐसे खींप ऐसी होती है, ऐसे सीधे सीधे तीर होते हैं खींप के, डाल जा ऐसे वाले, इसको क्या कहते हैं? खींप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खींप कहते हैं। ठीक है। और इस खींप के क्या लगती है? खींपोली लगती है। क्या लगती है? खींपोली लगती है। और खींपोलों की बनती है क्या? सब्जी। खींपोली की क्या बनती है? सब्जी बनती है ना। तो चलिए कभी अगर मौका मिले तो खा के देखिएगा खींपोली की सब्जी। कौन कौन है जो आप में से खींपोली जानता है? अच्छा, खींपोली जब पक जाती है तो उसका बीज जो है वो बाहर निकलता है, और उस बीज के चारों तरफ बहुत सारे रेशे होते हैं, और उसको उड़ा उड़ा के हम बचपन में बहुत खेलते थे। उसको उड़ा उड़ा के बचपन में बहुत खेलते थे। अगर आप जानते हो तो जरूर यस लिख के बताइएगा। उसको जनरली फुग्गा कहा जाता था, भूत कहा जाता था, हर बच्चा उसको अलग अलग नाम से जानता था। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की वेशभूषा की। राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं वेशभूषा की। तो राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। चटक रंग का अर्थ क्या होता है? चमकीले रंग, है ना। गहरे गहरे चमकीले रंग। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा पहनती है, चोली पहनती है, रंग बिरंगी गोटा लगी हुई ओढ़नी ओढ़ती है। और पुरुषों के अंदर देखें तो पुरुषों का जो आराम वाला परिधान है, मुख्य परिधान है, वो है धोती, कुर्ता पैजामा, है ना। तो स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत ही आकर्षक है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान की पोशाकों में वह कौन सी पोशाक है जो स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाती है? स्वाभिमान का, सम्मान का, इज्जत का प्रतीक माना जाता है। कौन है वो? वो है आपकी राजस्थानी पगड़ी। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। राजस्थान का जोधपुर का जो जोधपुरी कोट है, ये ऑल ओवर इंडिया और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज आप बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनके फंक्शन में भी देखोगे तो वहां पर भी आपको क्या दिखेगा? जोधपुरी कोट दिखेगा। जोधपुरी कोट काफी ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध है। रुणेचे से सुरेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं सुरेश जी? कैसे हैं आप? रुणेचे से बहुत बहुत स्वागत। बाबा रामदेव जी की जय है। सुरेश कुमार जी बोलिए बाबा रामदेव जी की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन क्या है? देखिए, आज आप अगर आपके घर में रहते हैं और आप देखते हैं कि आज जो मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है वो है आपका फोन। घर के अंदर जितने सदस्य हैं उतने ही फोन हैं। घर के अंदर 2 सदस्य हैं तो 2 फोन हैं, अगर 4 सदस्य हैं तो 4 फोन हैं, और सब
अपना अपना फोन चलाते हैं, है ना। ऐसे ऐसे अंगुलियां चलती रहती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है सारे दिन, ठीक है। और यही सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन है। तो ये तो आज का साधन है मेरे भाई, लेकिन मेरे विद्वान साथियों, राजस्थान के अगर पारंपरिक साधनों की बात करते हैं, राजस्थान के अगर हम प्रचलित साधनों की बात करते हैं कि पुराने समय में जो लोग थे वो किन साधनों का उपयोग करते थे, पुराने समय में जो लोग थे वो किन साधनों का उपयोग करते थे मनोरंजन के लिए। ऐसा थोड़ी है कि आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले भी जो था वो क्या फोन थोड़ी था लोगों के, क्या था, मनोरंजन के साधन क्या होते थे। आइए इसकी चर्चा अपन जो है वो करते हैं। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय व सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता था। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जो थे वो क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, सितोलिया खेलते थे, लुक्का छिपी, यानी हमें आपको भी आपके बचपन की याद होगी। शायद आज के जो बच्चे, अभी जो बच्चे हैं उनको तो नहीं पता है, लेकिन आप जब छोटे थे तो आपको अच्छी तरह याद है कि हर शाम को, यानी लगभग 5 बजे से लेकर और रात को 9-10 बजे तक जो बच्चे होते थे वो क्या खेलते थे, यही खेलते थे, लुक्का छिपी। और मुझे ऐसा कोई, आज के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूं। आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने लुक्का छिपी ना खेली हो, गिल्ली डंडा जिसने ना खेला हो, सितोलिया जिसने ना खेला हो, ऐसा कोई एक सिंगल बच्चा भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम मनोरंजन का साधन यही था। और आज के अगर बच्चों की बात करते हैं, आज के बच्चों की बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकल खेल नहीं खेलते हैं। वो कैसे खेल खेलते हैं, वो फोन वाले ही खेल खेलते हैं। इसके अलावा घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लूट चक्कर, कंचे का खेल, कांच की गोलियां आपने खेली होगी, कांच की गोलियां आपने बहुत खेली होगी, तो कांच की गोलियां भी आपने बहुत सारी खेली होगी। इसके अलावा जो बड़े लोग होते थे वो चौपड़ खेलते थे, चौसर खेलते थे, कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते थे ये चौपड़ और चौसर। चरभर, नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेले जाते थे। चरभर खेलिए क्या, ऐसा मुझे पूरा याद नहीं है अभी, लेकिन ऐसा एक खेल होता था चरभर का, ऐसा ही होता था क्या, शायद बताना मुझे, ऐसे शायद ऐसा कोई खेल होता था चरभर का, यहां पर होता था क्या, नहीं होता था, मुझे याद नहीं है। अभी मुझे याद जितना आ रहा है उतना बता रहा हूं मैं कि ऐसा सा खेल होता था और अलग अलग गोटियां थी। सीध में जो गोटी आ जाती थी ना वो कट जाती थी, है ना, सीध में अगर गोटी आ जाती थी तो वो कट जाती थी। जमीन पर बनाकर आपने खेला होगा चरभर खेल, खेला है तो बिल्कुल यस लिखिए, आप जरूर बताना मुझे। इसके बाद चर्चा करते हैं अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए संपेरे। गांव में संपेरा आता था, सांप दिखाता था, बीन बजाता था, कानबेलिया गाना गा के सुनाता था। बचपन में आपने कानबेलिए से गाने सुने होंगे। इसके अलावा भोपा आता था, वो ऐसे बजाने वाला, और उससे हम बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो गाना सुनते थे वो एक पुरानी मूवी आई थी राजा हिंदुस्तानी, और उसमें एक गीत था परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। और ये गीत हम सबसे ज्यादा भोपे से सुनते थे। एक बाट की गेहूं या फिर एक बाट की जो है वो बाजरा उसको डालते थे और उससे ये पूरा गाना आप मैं अपनी बताता हूं, हम सुनते थे मोहल्ले वाले बच्चे मिलकर। तो संपेरे, कानबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी तो आप सब जानते हैं, कठपुतली आदि के खेल जो है वो खेलते थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल हो गई, हेला हो गई, गवरी तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि ये जो थे वो क्या थे, नाटक थे। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ के जीवन शैली में जो है देखने को मिलते हैं। बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता की, तो आइए चर्चा करते हैं सांस्कृतिक विविधता में यहाँ पर क्या होता था। सांस्कृतिक विविधता की अगर बात करते हैं विद्वान साथियों, तो राजस्थान में सभी पर्व व त्योहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते थे, जैसे कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया
आदि पर्व एवं मेले और गौरी, गैर, रम्मत, नृत्य, लोक गीत हमारे पारंपरिक जो है परंपराओं को क्या करते थे, दर्शाते थे। मुझे छोड़ के। अच्छा, गणगौर की बात करते हैं। गणगौर राजस्थान की महिलाओं का सबसे ज्यादा फेवरेट त्योहार है। गणगौर जो है वो सबसे फेवरेट त्योहार है और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो गीत गाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जो गीत गाए जाते हैं वो किस पे गाए जाते हैं, सबसे ज्यादा गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा गीत किस त्योहार पर, किस पर्व पर गाए जाते हैं। गणगौर के पर्व पर सबसे ज्यादा गीत जो है वो गाए जाते हैं। गणगौर के पर्व पर सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रंगीले राजस्थान, रंग बिरंगे त्योहार गणगौर। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। याद रखना, गणगौर का त्योहार कब से शुरू होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। और गण और गौर, ये क्वेश्चन देखो, ये जो लाइनें आपको बिल्कुल बेसिक लग रही है ना मेरे विद्वान साथियों, ये सारी लाइनें पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। सारी लाइनें पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, पूछा गया है। अगर कोई बच्चा कई लंबे समय से तैयारी कर रहा है, उसने पहले भी पेपर दिए हैं, तो आप यस कह के बताना कि पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते। कि गणगौर में गण और गौर का क्या अर्थ होता है, या गण और गौर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो गण और गौर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो गण का अर्थ होता है भगवान शिव, भगवान शंकर, और गौर का अर्थ होता है पार्वती। पार्वती के लिए जो है वो क्या किया जाता है, गौर शब्द जो है उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्योहार अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गौर के बाद एक और महिलाओं का बहुत ही फेवरेट त्योहार आता है। गौर के बाद एक और बहुत ही फेवरेट त्योहार आता है महिलाओं का, वो आता है तीज। और तीज के बारे में कहते हैं कि तीज त्योहारा बावरी, तीज त्योहारा बावरी और ले डूबी गणगौर, क्योंकि तीज से त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर जो है वो अंतिम त्योहार होता है। इसके बाद त्योहारों पर कुछ समय के लिए अंकुश लग जाता है, क्योंकि देवता सो जाते हैं। देवता जो है वो भगवान श्री विष्णु जो है वो 4 महीनों के लिए सो जाते हैं, इसीलिए गणगौर के बाद त्योहार रुक जाते हैं और फिर तीज से दोबारा प्रारंभ होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावरी और ले डूबी गणगौर, यानी तीज से त्योहारों का, तीज जो है वो त्योहारों को लेके आती है और गणगौर जो है वो त्योहारों को, गणगौर को कुएं में डालते हैं तो कुएं में ले जाती है, यानी गणगौर के बाद त्योहार रुक जाते हैं। श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है, आहा, काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं, तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया को, किसको, शुक्ल पक्ष तृतीया को नवविवाहित पेड़ों पर झूले डालकर झूले झूलती है, जिनकी हाल ही में शादी हुई है और शादी के बाद पहला सावन आता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले सावन बहू और सास जो है वो अगर साथ रहती है तो ये अपशगुन होता है। तो विवाह के बाद जो पहला सावन आता है उसमें बहू को अर्थात पति और पत्नी को अलग अलग कर दिया जाता है 1 महीने के लिए, और पूरे सावन जो बहू होती है, जो लड़की होती है, विवाहित लड़की जो होती है, वो अपने माता पिता के यहाँ रहती है, अपनी सहेलियों के साथ बाग में झूले झूलती है, काली काली घटाएं उमड़ती है, रिमझिम बारिश होती है। और चूंकि अभी नया नया विवाह हुआ है तो पति को पत्नी की याद आती है और पति को पत्नी की याद आती है और पत्नी को पति की याद आती है, और फिर विरह गीत गाए जाते हैं, है ना, कि सावन आया बादल छाए,
आने वाले सब आए लेकिन तुम कब आओगे, है ना। ऐसे गीत गाए जाते हैं, है ना, गाए जाते हैं कि नहीं गाए जाते। तो ये होता है तीज का त्योहार। कौन सा त्योहार होता है ये? तीज का त्योहार होता है। भादो की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज कहा जाता है। भादवे की जिखी कृष्ण पक्ष की तीज आवे है, पहले कौन सी तीज का वहां पा? कजली तीज का वहां, और नहीं आपा सातुड़ी तीज का वहां, के का वहां? सातुड़ी तीज का वहां। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, पार्वती की पूजा की जाती है और महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घ आयु की कामना करती है। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। प्रकृति और मानव का किस प्रकार एक दूसरे के साथ संबंध है, इसका सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण है ना। है कि नहीं है? है कि नहीं है बताएं। तो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद आती है शीतला अष्टमी, माता शीतला का। होली के 8वें दिन, यह क्वेश्चन पूछा गया था एक बार विद्वान साथियों कि होली के 8वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली के 8वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी की पूजन के लिए शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासुड़ों का त्योहार किया जाता है। होली के 8 दिन बाद शाम को बहुत सारा भोजन बनाया जाता है, जिसमें सांगरी की सब्जी, केरिए की सब्जी, मेथी की लूंजी, गुलगुले, बड़े, पकोड़े, पूरियां, मटर पनीर, ये सब बना के हलवा, चावल वगैरह रात को रख दिया जाता है। और दूसरे दिन सुबह भोजन नहीं बनाया जाता है, और उस दिन जो है वो माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला को भोग लगाकर ठंडे भोजन का, और उसके बाद उस दिन जो है वो ठंडा भोजन खाया जाता है। इसे ही बासुड़ों का त्योहार कहते हैं, और शीतला अष्टमी को ये मनाया जाता है। सील की डिंगरी जयपुर में जो है इनका मंदिर है, और शीतला माता का गधों का मेला जयपुर के चाकसू में लगता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है विद्वान साथियों। तो इस दिन बासुड़ा भोजन एक दिन पहले किया गया है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डोंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद आती है अक्षय तृतीया, जिसे आपा क्या के वहां आखा तीज का वहां, के का वहां भाइयों, आखा तीज का वहां। और आखा तीज ने पतंगबाजी हुआ है, पतंग उड़ाई जावे बहुत सारा। इसके अलावा आखा तीज ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम हुआ है सामूहिक विवाह। आखा तीज जो है वो सबसे बड़ा सावा होता है। सावा का मीन क्या होता है? सबसे बड़ा सुगुन, सबसे बड़ा सगुन या सबसे ज्यादा विवाह वाला दिन सावा होता है ना। सावा कि ये सावा का समय चल रहा है, यानी शादियों का समय है। तो आखा तीज के दिन सबसे ज्यादा शादियां होती है, और सबसे ज्यादा शादियां होती है बाल विवाह वाली, यानी बड़े लड़के के साथ छोटे लड़की की शादी, है ना, बड़ी लड़की के साथ छोटी लड़की की शादी। यानी कार्ड में लोग एक बार मैं एक शादी में गया हुआ था, बताता हूं आपको बीच में ही, कि एक बार एक शादी में गया था। शादी में लिखा हुआ था, हमारा एक मित्र था, दोस्त था, उसका नाम लिखा हुआ था, तो हमें पता था कि उसकी शादी। अच्छा, जब वहां गए शादी में और बारात का जब पता चलने लगी, तो बारात में देखा कि 2 बिंद है, बिंद 2, जबकि कार्ड में एक, उस बड़े वाले भाई के साथ छोटे वाले की और साथ में ही शादी कर दी जाती है। यानी बाल विवाह इस समय सबसे ज्यादा जो है वो होते हैं, बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं, है ना, बूंदी में और बाकी सब स्थान पर होते हैं। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे की खींच बनाई जाती है। और आखा तीज के दिन जो है वो हल और हाली आखा तीज का खींचड़ा खाते हैं, है ना, खींचड़ा भी खाते हैं ना, इस दिन खींचड़ा खाते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेलों की बात करते हैं विद्वान साथियों। पुष्कर का मेला सबसे पहले आता है।
अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर, याद रखना ये जो तिथि है, तिथ, इसे तिथ कहते हैं, ये तिथि याद रखना। पुष्कर का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो अजमेर में पुष्कर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है और इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है। देश विदेश से जो है वो पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का जो है प्रमुख केंद्र है। सायकाल यहाँ दीपदान भी किया जाता है। इसके अलावा पुष्कर के मेले में जो है वो साथ साथ में पशु मेला भी होता है। यहीं पर जो है साथ साथ में क्या चलता है? पशु मेला भी जो है वो चलता है पुष्कर के मेले के साथ। कैसे हैं आप प्रिंस ऑफ द डेजर्ट? थार के राजा कैसे हो आप? हैं रेगिस्तान के राजा कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके बाद आता है केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है। केला माता का मेला कहां लगता है? तो जनरली कहते हैं करौली में लगता है, लेकिन आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 यह कहती है कि सवाई माधोपुर में लगता है। क्या कहती है? सवाई माधोपुर में लगता है। अष्टमी को विशाल मेला लगता है जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आते हैं चैत्र कृष्ण द्वादशी से लेकर चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। चैत्र के कृष्ण पक्ष की 12 से लेकर और चैत्र माह की ही शुक्ल पक्ष की 12 तक, यानी लगभग 15 दिन ये मेला लगता है। और इसमें दूर दूर से चलकर भक्त आते हैं और इसमें जो गीत गाए जाते हैं भक्तों के द्वारा केला माता को खुश करने के लिए। हाँ, 1000 दीपदान रुद्राणी करती थी। किसकी रानी थी रुद्राणी? रुद्राणी के पति का नाम बताओ नरेंद्र जी। तो केला देवी को खुश करने के लिए लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। लांगुरिया गीत जो है वो गाए जाते हैं। महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहां चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहां 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी जी लाल रंग की भव्य प्रतिमा इनकी स्थित है। कोटा के अंदर दशहरा मेला लगता है। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में 1729 से 1756 तक इनका शासनकाल रहा। में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियां, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 से लेकर और 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने भव्य और विशालतमता को लेकर प्रसिद्ध है। तो कोटा का दशहरा मेला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण है कि दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। इसके बाद आती है हरियाली अमावस्या। देखो हरियाली अमावस्या कौन से महीने में आती है बताओ? हरियाली अमावस्या कौन से महीने में आती है? श्रावण के महीने में। एक मिनट रुको, पानी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और जिस बच्चे ने अभी भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है, जिसने अभी भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है, वो सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर सकता है अगर वो चाहे तो, अगर उसको इसी प्रकार के सेशन रोज देखने हैं तो। हरियाली अमावस्या के मेले की बात करते हैं विद्वान साथियों, तो उदयपुर में लगता है ये मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह के समय हुई। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है यहां पर कि हरियाली अमावस्या का मेला किस शासक के समय शुरू होता है, या हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत किस शासक के शासनकाल से होती है?
पिछले साल डिटेल में नहीं पढ़ाया था जगदीश नारायण मीना जी, पिछली बार हमने वन लाइनर क्वेश्चन किए थे, अब की बार हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। तो राणा फतेह सिंह के समय ये मेला शुरू होता है 1899 में। यहां प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर जो है मानते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला श्रावण और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उत्सव अजमेर में लगता है, आप सबको पता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे, याद रखना। किसके साथ आए थे ईरान से भारत, आपको पता होना चाहिए। किसके साथ आए थे, किसके साथ आए थे, कमेंट करके बताओ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ किसका युद्ध हुआ था, किसका युद्ध हुआ था? और उसी समय जो है वो कमेंट करके बताना, मैं फिर बताऊंगा आपको। उसी समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो भारत आते हैं और अजमेर में आकर बस जाते हैं। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है, इसीलिए अजमेर को क्या कहा जाता है? भारत का मक्का कहा जाता है। भारत का मक्का, मक्का कहा जाता है किसको? अजमेर को, अजमेर को कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है। गोरी के साथ आया था, बिल्कुल मोहम्मद गोरी के साथ आया था। 1192 और 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्लामी कैलेंडर में रजब माह की पहली से लेकर और 6 तारीख तक अजमेर में उत्सव लगता है। ख्वाजा साहब का उत्सव मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म सर्वभाव की अनूठी मिसाल भी प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस मेले में हिंदू धर्म, सिख धर्म और बाकी जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के लोग जो है वो शरीक होते हैं। इसके बाद आता है वेनेश्वर मेला। यह राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर, याद रखना, वेनेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम, इन तीनों नदियों के संगम स्थल पर, सोम, माही, जाखम के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसीलिए अपने दिवंगतों की अस्थियों का प्रवाह भी इसमें करते हैं। यानी आदिवासी लोग, उनके अगर पूर्वजों की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो अस्थियां होता है वो इसी में जो है वो प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में। सफेद चूहो यहाँ के प्रसिद्ध है, जिन्हें काबा कहा जाता है। बीकानेर जिले में देशनोक में करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी थी, यानी इष्ट देवी थी। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। सबसे ज्यादा, अभी मैं जाके आया था 2-3 महीने पहले, सबसे ज्यादा जो चूहे पाए जाते हैं वो तो काले चूहे होते हैं, और सफेद चूहे भी पाए जाते हैं, लेकिन वो जिनके अच्छे काम होते हैं, जिनके अच्छे कर्म होते हैं, उन्हीं को दिखते हैं, बाकी नहीं दिखते। और कहते हैं कि जिनको सफेद चूहा स्वतः अगर दर्शन दे देता है माता के मंदिर में, जो माता का गर्भगृह है, अगर वहां पर सफेद चूहा दिखाई देता है तो यह सबसे ज्यादा जो है वो अच्छी बात मानी जाती है। एक तरीके से माता के दर्शन ही मान लेना, आप इसको क्या मान लेना? माता के दर्शन ही मान लेना। इसके बाद देखिएगा क्या आता है। इसके बाद खाटू श्याम जी का मेला आता है। किसका आता है? खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी भी देखो, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में खाटू श्याम जी, दिल्ली तक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक, यानी 10वीं और द्वादशी 2 दिन यहाँ पर मेले का आयोजन जो होता है। फिर आता है बाबा रामदेव। अभी हमारे एक साथी ने कमेंट करके कहा था कि सर रुणेचे से राम राम, जो भाई रुणेचे से राम राम कर रहे थे, जय बाबे की और रामदेव जी की मेले की बात करते हैं मेरे भाई। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है,
अगर नाम से ढूंढोगे तो नाम से भी ढूंढ सकते हो, राजस्थान एग्जाम मंत्रा नाम से है, लेकिन वहां पर नाम से ढूंढोगे तो कई फर्जी चैनल भी बने हुए हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसलमेर जिले के पोकरण कस्बे के पास रुणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक, यानी दूज जो शुरू हुआ है और 11 तक मेलो जो है वो चाला है, 9 दिन मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनका सभी वर्गों व धर्मों में आस्था है। और बाबा रामदेव जी का जो मेला है, यह भी जो एक सुखी समाज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। बाबा रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है बाबा रामदेव जी के मेले को। इसके बाद देखिए क्या आता है। गलियाकोट का उत्सव, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार, जिसे मजार ए फकरी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। और यह क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। अगर आप पिछले 2-3 सालों से पेपर दिए हैं राजस्थान के कंपटीशन के, तो राजस्थान जीके में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान जीके में यह क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जा चुका है। दाऊदी बोहरा, यहां के उत्सव में सभी वर्गों के लोग जो है बड़ी संख्या में उत्साह से शामिल होते हैं। अन्य मेलों की बात करते हैं तो इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले में जीन माता का मेला, अलवर में भरतहरी मेला, जयपुर में डिग्गी कल्याण जी का मेला, पर्वतसर में तेजा जी का मेला, बाड़मेर के अंदर जो है गोगा जी का मेला। राजस्थान के प्रत्येक नगर कस्बे गांव में स्थानीय स्तर पर मेलों का आयोजन होता है। और राजस्थान में बहुत सारे मेले लगते हैं, बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, राजस्थान के लोक देवता और लोक संतों की बात कर रहे हैं। अभी हम कक्षा 6 पढ़ रहे हैं, यह जरूर याद रखना आप। अभी हम कक्षा 6 ही पढ़ रहे हैं। अभी हम केवल कक्षा 6 का अंतिम चैप्टर पढ़ रहे हैं, और अभी हमें कक्षा 7 शुरू करेंगे हम कल से। कल से हम कक्षा 7 शुरू करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर 9 और 10 करेंगे। और ये 4 जो बुक है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये 5 बुक है। ये 5 राजस्थान जीके का निचोड़ है। यानी ये 5 बुक अगर हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको राजस्थान जीके के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई गाइड पढ़नी पड़ेगी, कोई गाइड नहीं पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान जीके इन 5 बुकों में आपका बहुत अच्छे से और प्यार से, सुंदर तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से जो है वो तैयार हो जाएगा। ऑथेंटिक तरीके से तैयार हो जाएगा और पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। जिस प्रकार आपने लास्ट टाइम मेरे साथ 1 लाइनर क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार ये जो सेशन रहने वाले हैं डिटेल वाले, इनको आप, अगर आप पिछली बार रहे हमारे साथ और आपने पिछली बार 1 लाइनर क्वेश्चन किए हैं मेरे साथ पिछली बार, तो उन 1 लाइनर क्वेश्चन को अपने सामने रखना और फिर यह सेशन देखना। और इस सेशन में जो नई चीजें हैं वो उसमें ऐड, एक लाइन के रूप में ऐड कर लेना, अगर कोई मुझसे रह गई हो उस टाइम तो। प्रमुख लोक देवता और संतों की अगर बात करते हैं तो समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुषों राजस्थान में लोक देवता और संत के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान के लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भावना के प्रणेता थे।
इसके बाद देखिए गोगा जी की बात करते हैं। सबसे पहले बाबू हरबू राम दे मांगलिया मेहा, बाबू हरबू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारी जे गोगा जी जेहा। तो 5 जो हमारे पंच वीर है उनको जरूर याद रखना। बाबू हरबू राम दे कौन कौन से हो गए? बाबू जी, हरबू जी, रामदे जी, मेहा जी। बाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, मेहा जी, पांचों पीर पधारी जे गोगा जी जेहा। तो 5 पीरों में गोगा जी भी आते हैं और ये पंच पीरों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है, निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं राजस्थान में 5 पीरों में प्रमुख है रामदेव जी, बाबू जी, मेहा जी, हरबू जी, गोगा जी। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ के क्या थे? ये गोरखनाथ से प्रभावित थे। यानी गोगा जी के जो गुरु थे, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। और एक और मजे की बात है कि गोगा जी का जो जन्म हुआ था, जन्म जो हुआ था वो किसके आशीर्वाद से हुआ था? जन्म जो हुआ था गोगा जी का वो गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही हुआ था। क्योंकि गोगा जी के जो माता पिता थे उनको संतान नहीं हो रही थी। लंबे समय विवाह होने के बाद भी संतान नहीं हो रही थी, तो इनके ददरेवा, चूरू जिले के अंदर राजगढ़ तहसील के ददरेवा नामक स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ था। तो इनकी माता इस समय जो है वो यहाँ पर गोरखनाथ जी आए हुए थे और इनकी माता जी ने गोरखनाथ जी की जो सेवा की और गोरखनाथ जी से आशीर्वाद लिया और गोरखनाथ जी ने इनको गुगल नामक एक फूल दिया। गुगल नामक एक फूल दिया और उस फूल से जो है वो क्या होता है, उस फूल का सेवन करती है गोगा जी की मां रीखिया। गोगा जी रीखिया जाति है। गोगा जी के जो भक्त है वो रीखिया कहलाते हैं। रीखिया। तो गुगल नामक फूल से गोगा जी का जो है वो इनकी माता ने सेवन किया, तो जेवर जी और बाछल जी के गोगा जी नामक जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन जो है वो गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर जो है वो चलने वाला मेला लगता है। इसके बाद आते हैं तेजा जी। तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल 10वीं को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल मेले का आयोजन होता है और तेजा जी की गाथा और गीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप सबको पता है तेजा जी के बारे में कि बचपन में इनका विवाह हो जाता है। बचपन में विवाह हो जाता है, बाद में इनके जो रिश्ते यानी जो इनके ससुर वगैरह थे, इनकी आपस में झगड़ा हो जाता है। इनके मामा और ससुर का झगड़ा हो जाता है जिसके कारण इनका विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर बाद में जब गोगा जी बड़े होते हैं तो तेजा जी जब बड़े होते हैं तो पता चलता है तेजा जी को कि ये विवाहित हैं। सुभाषिनी सिंह कह रही है कि सेकंड ग्रेड में आएगा कि नहीं। इसका अर्थ यह है सुभाषिनी कि आपने सिलेबस नहीं देखा है। फिर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा कि आएगा कि नहीं। आज इस समय अगर कोई बच्चा ये पूछेगा कि ये टॉपिक सेकंड ग्रेड में आएगा कि नहीं आएगा, रीट में आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा रीख या रामदेव जी के होते हैं। ओके, मेरे दिमाग से निकल गया। कॉमेडी, चलो और देख के बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में, पूर्णतः पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है ना। ये सबसे बड़ी गलती है। बाबूजी की बात करते हैं। बाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान था। पाबू मंड। पढ़ चित्रण में बाबूजी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है।
इसके बाद आते हैं रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारित पुरुष माने जाते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक हैं। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में जो हम मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेले का आयोजन होता है। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हरबू जी आदि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। इसके अलावा अगर संतों की बात करते हैं तो पहली महिला संत आती है मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। बहुत बार पूछा जाता है कि कहां पर इनका जन्म हुआ था, कुड़की ग्राम मेड़ता में। भक्तमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ होता है। भोजराज की कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रस गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ता है, यानी विधवा का दुख झेलना पड़ता है। ये संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। सरल और सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही है, जो उनके पदों में भी झलकती है। दादू की बात करते हैं तो दादू दयाल का जन्म स्थान जो है वो विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से जो है भेंट की। तो क्वेश्चन आता है राजस्थान का कौन सा संत या राजस्थान के कौन से संत जिन्होंने अकबर से भेंट की थी फतेहपुर सीकरी में, तो दादू दयाल थे। फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार इन्होंने किया। 1603 में इन्हें आमेर के पास नारायणा गांव में इन्होंने जो है देह त्याग कर दी थी। और दादू दयाल से अब तक के जितने भी पेपर देखोगे आप, दादू दयाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दादू दयाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये याद रखना दादू दयाल। तो हालांकि दादू दयाल के बारे में यहां कक्षा 6 में बहुत ही लिमिटेड जानकारी है। हम दादू दयाल को जब आगे के क्लासों में पढ़ेंगे तो और ज्यादा इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और ज्यादा पढ़ेंगे हम इनके बारे में आगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा जाम्भोजी की। जाम्भोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपसर नागौर नामक गांव में जो हुआ। जाम्भोजी के उपदेश पर चलते हुए बिश्नोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत हैं, जो अनुकरणीय है। इसके बाद आते हैं जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। यहां पर इनकी बहुत ही बेसिक जानकारी दी गई है, तो अभी कक्षा 6 ही तो है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो और विस्तार से चर्चा करेंगे। गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। सिरदानाथ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत सिरदानाथ जी जो है वो स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन में शिक्षा की अलग जगाई। और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान के वह संत जो खुद अनपढ़ थे, राजस्थान के वह संत जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता जिन्होंने फैलाई। राजस्थान के वह संत जो स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी लोगों के अंदर जो है वो शिक्षा की जोत जलाई, शिक्षा के लिए जागृति की। कौन से संत थे वो? तो वो थे कौन से? सिरदानंद जी। इन्होंने अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता है कि स्वच्छता ही ईश्वर का निवास है। स्वच्छता में ही, यानी इन्होंने साफ सफाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया और यह आश्रम का आदर्श वाक्य भी बन गया, स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करता है। फिर आता है हस्तकला। हस्तकला की बात करते हैं थोड़ी सी। हस्तकला के अंदर क्या आता है? देखो, काष्ठ कला आती है। काष्ठ यानी लकड़ी की कला की बात करते हैं सबसे पहले। देखिएगा, काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी के विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। यह याद रखना, राजस्थान में काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध स्थान या लकड़ी के बने वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बस्सी। और लकड़ी के विमान, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे यहां तैयार किए जाते हैं।
लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी की खिलौने और कठपुतली में कौन प्रसिद्ध है? उदयपुर। जेठाना डूंगरगढ़ लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियां बनाने के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जेठाना। जेठाना कहां पर है? डूंगरपुर में है। और शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। इसके बाद मूर्तिकला की बात करते हैं तो राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। आगरा का चाहे ताजमहल हो या राम मंदिर हो, राजस्थान का पत्थर हर जगह लगा हुआ है। राजस्थान का जो पत्थर है वो हर जगह लगा हुआ है। तो राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विविध स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहां पर मूर्तियां एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। टेराकोटा मिट्टी से निर्मित तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मिट्टी की कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? या फिर टेराकोटा के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है राजस्थान का? तो वो है मोलेरा गांव। अलवर व बाड़मेर भी टेराकोटा की वस्तुओं के लिए जो है जाना जाता है। ब्लू पोट्री आप सब जानते हैं जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लू पोट्री सुनहरी भी होती है, ब्लैक भी होती है, आदि रंगों में भी पाई जाती है, ब्लैक सुनहरी भी। इसके अलावा एक कागजी पोट्री भी पाई जाती है। इसके द्वारा डिजाइन किए गए प्लेट व अन्य बर्तन और खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। लाख का काम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है और उसी से विभिन्न चीजें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इसके आभूषण के लिए जो है प्रसिद्ध है। जो सुहागिन स्त्रियां होती है वो लाख का चूड़ा पहनती है। जो सुहागिन स्त्रियां होती है वो लाख का बना हुआ क्या पहनती है? चूड़ा पहनती है। यह सुहाग का भी प्रतीक माना जाता है, लाख का चूड़ा। आभूषण की बात करते हैं तो जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर और बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में किया जाता है, याद रखना। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला प्रतापगढ़ में किया जाता है। प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है इसके लिए। और प्रतापगढ़ की जनजातियों में पित्तल व चांदी के आभूषण के लिए भी विख्यात है। कपड़े पर छपाई की बात करते हैं तो राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली, बस्सी इन कामों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मैंगनी और सोढ़े के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़ों को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसे फिर हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापे यानी ब्लॉक से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और फिर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। अतः सिंथेटिक यानी अप्राकृतिक रंग भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो ये है आपका क्या? कपड़े का। इसके बाद आता है कासीदाकारी और गोटाकारी। राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कासीदाकारी भी की जाती है, यानी कपड़े के ऊपर डिजाइनें बनाना कासीदाकारी कहलाता है। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों पर तरह तरह के काट कर कपड़ों को पर सील दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। बचपन में जब थे छोटा, हाँ मेरी बताऊं, मैं जब छोटा जनरली घुटनाओं पेट फाट जाती, घुटना से के फाट जाती और कोणी से शर्ट फाट जाती है। कोणी से सबसे ज्यादा कोणी और घुटनों से ही फटता था कपड़ा। तो घर वाले क्या करते थे, जनरली ड्रेस जो होती थी वो आपको पता, ड्रेस एक ही बार सिलाई जाती है वर्ष की शुरुआत में। अब बीच में अगर फट गई, बच्चे थे तो खेलते थे, फट जाती थी तो फिर उस पर कारी लगाई जाती थी। ये कारी लगाना ही क्या है? पेचवर्क कहलाता है। कोटे किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो ये चैप्टर आपका हो गया पूरा और कक्षा 6 भी आज हो गई है पूरी।